Hello everyone, I hope you all are doing good. So in this video हम जो हमारे पास बुक है ईगो इज़ द एनिमी, इसके दो चैप्टर्स की समरी देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा बता दूं, मैंने बात पिछली वीडियो में भी बताई थी कि इस बुक के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में पहला पार्ट है एस्पायर, दूसरा पार्ट है सक्सेस और तीसरा पार्ट है फेलियर. ऑथर कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर इन 3 फेजेस के अंदर होते हैं यूजुअली. एस्पायर का मतलब होता है एम करना या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क या एफर्ट्स पुट करना. ठीक है, तो या तो हम इस फेज़ के अंदर होते हैं कि हम कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे होते हैं, या तो हम सक्सेस फेज़ में होते हैं कि जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे वो चीज़ हम अचीव कर चुके होते हैं, या फिर हम फेलियर फेज़ में होते हैं कि जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे उसके लिए एफर्ट्स पुट कर रहे थे, हम इन बिटवीन फेल हो गए हैं या इन द एंड हम फेल हो गए हैं. तो ये 3 फेजेस हैं हमारी लाइफ की और ईगो इन तीनों फेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो आज जो हमारी वीडियो है वो फर्स्ट सेक्शन जिसका नाम है एस्पायर, उसके पहले 2 चैप्टर्स की समरी के ऊपर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. द फर्स्ट चैप्टर इज़, उसका जो नाम है वो है टॉक टॉक एंड टॉक. अब इस चैप्टर के अंदर मैंने 3 की लर्निंग्स जो थी, जो मुझे लग रहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको अलहदा की है और मुझे लगता है कि वो इस चैप्टर का एसेंस है. तो हम उनसे स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ डू द रियल वर्क एंड नॉट टॉक. सो बेसिकली इसमें ऑथर ये कहते हैं कि असल में होता ये है कि जब हमने कोई चीज़ अचीव करनी हो और हम उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हो या हम उसके बारे में उस आइडिया को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें हमारा माइंड कंफ्यूज करने लग जाता है उस टॉक को और रियल वर्क को. जब हम बोलने लग जाते हैं उस चीज़ के बारे में जो हम करना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने शायद कुछ ना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, लेकिन इन एक्चुअल हमने कुछ अकम्प्लिश नहीं किया होता. हमने सिर्फ उस चीज़ के बारे में एक्सेसिव टॉक की होती है. तो ऑथर हमें कहते हैं कि आपने इस ट्रैप के अंदर नहीं आना, कि आपने ये नहीं समझना कि आपने कुछ अकम्प्लिश किया है सिर्फ बोलने से और रियल एक्शन ना करने से. द सेकेंड लेसन इज़ नेवर टेल प्लान्स टू एनीवन. सो ऑथर ने ये चीज़ क्यों कही? ऑथर सेज कि जब आप अपने प्लान्स किसी दूसरे बंदे को बताते हैं, उससे होता ये कि आप बाउंड हो जाते हैं उन प्लान्स को फॉलो करने के लिए. आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती. तो बेसिकली जब आप अपना एक प्लान पब्लिसाइज़ कर देते हैं और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि आपको इस प्लान के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी है या आपको कोई और प्लान यूज़ करना है, तो आप वो करने में रिलक्टेंट होंगे क्योंकि आप एक चीज़ को ऑलरेडी पब्लिसाइज़ कर चुके हैं. तो इससे बेसिकली आपको स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती. और दूसरा ये होता है कि इससे बैड इम्प्रेशन पड़ता है अगर आप एक पब्लिक फ़िगर हैं, या फिर इवन आप एक पब्लिक फ़िगर नहीं भी हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही सिर्फ ये शेयर करते हैं और आपने एक बात कर दी और आप उसके बाद उस पर अमल नहीं कर रहे, तो इससे आपका एक बैड इम्प्रेशन पड़ता है. द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ resist the temptation of being in limelight and ignore the impulse of recognition. So basically author says कि बहुत बार ऐसे होता है हमारे साथ कि हम जो है वो फेम के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए जो असल वर्क होता है, जो रियल वर्क है, या जो एक इन एक्चुअल एफ़र्ट हमने पुट करनी होती है, वो हम नहीं करते और हम अपना टाइम और एफ़र्ट सुपरफिशियल चीज़ों के अंदर स्पेंड कर देते हैं. और इसकी एक वजह ये होती है कि जब आपने कोई बड़ा काम या बड़ा गोल अचीव करना होता है, तो इन बिटवीन होता ये है कि कुछ फेजेस ऑफ वॉइड आते हैं. वॉइड का मतलब होता है नथिंग. मतलब ये कि उन फेजेस के अंदर शायद आप अनश्योर होते हैं, आप अनसर्टन होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता या आप क्लियर नहीं होते, और उन फेजेस ऑफ वॉइड को एलिमिनेट करने के लिए आप एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं अपने आप को प्लेयर देने के लिए. तो ऑथर सेज कि आपने इन ट्रैप्स के अंदर नहीं आना एंड आपने रेजिस्ट करनी है टेम्पटेशन ऑफ लाइमलाइट को. आपने रियल वर्क के ऊपर फोकस करना है, रियल एकम्प्लिशमेंट के ऊपर फोकस करना है. तो हमारा जो पहला चैप्टर था उसके ये 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स थे. ओके गाइस, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है टू बी और टू डू समथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
हमें इसको समझना है कि इस नाम का क्या मतलब है। सो ऑथर सेज कि आपके पास ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं, या तो आप कुछ बन जाएं या तो आप कुछ कर लें। तो यू हैव टू चूज़ कि क्या आप कुछ बनना चाहते हैं या क्या आप कुछ करना चाहते हैं। अब इसकी भी हम डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है कि आप कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। सो बेसिकली आपको अपना पाथ चूज़ करना है। एक पाथ वो होगा जिसके अंदर आपको लाइमलाइट मिलेगा, आपको उसके अंदर फेम मिलेगा और आपको उसके अंदर लोगों की प्रेजेस मिलेंगी और आप लोगों के फेवरेट होंगे, आपको उसके अंदर प्रमोशंस मिलेंगी और आप इंटाइटल फील करेंगे। लेकिन दूसरा पाथ ये होगा टू डू समथिंग वाला, जिसमें आप रियल एकम्प्लिशमेंट को परस्यू करेंगे, जिसके अंदर आप अपने सुपीरियर जो ऑफिसर्स होंगे या जो भी आपसे सुपीरियर लोग हैं, आप उनके फेवरेट नहीं होंगे, आपको कोई लाइमलाइट कोई फेम नहीं मिलेगा, लेकिन उस पाथ के अंदर आप ट्रू होंगे टू योरसेल्फ। आपकी वैल्यूज़ आपके काम के साथ अलाइंड होंगी। आपको शायद इतना ज़्यादा उसमें पैसा ना मिले या फेम ना मिले, लेकिन आप इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे और आप रियली अचीव करके इस दुनिया से जाएंगे। सो ऑथर सेज कि आपको इन दोनों पाथ्स में से कोई चीज़ चूज़ करनी है। फर्स्ट वन के अंदर आपको प्रमोशंस मिलेंगी, सेकंड वन के अंदर आपको शायद ये सब कुछ ना मिले, लेकिन सेकंड वन के अंदर मेंटल सेटिस्फेक्शन और रियल अचीवमेंट ज़्यादा होगी। सो यू हैव टू चूज़ योर पाथ। ऑथर ने इस चैप्टर के अंदर जॉन बायर्ड, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उनकी एग्जांपल दी कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ रियल एकम्प्लिशमेंट्स को अचीव करने में गुजारी, ना कि सुपरफिशियल प्रमोशंस के पीछे। सो ऑथर सेज कि उनकी पूरी ज़िंदगी में वो जो है वो मैक्सिमम जो रैंक था उनका मिलिट्री में वो कर्नल का था, वो उससे ज़्यादा प्रमोट नहीं हो सके। हालांकि जो उन्होंने काम किए, वो जो उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बनाई, क्योंकि वो एक स्ट्रेटजिस्ट और थिंकर थे, एक बेटर स्ट्रेटजिस्ट और थिंकर देन आ मिलिट्री ऑफिसर, और उनकी जो स्ट्रेटजीज़ थी वो उनकी डेथ के बाद भी यूज़ होती रही और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे वो यूज़ हुई। उन्होंने ज़्यादा अचीव किया एक ऑर्डिनरी ब्रिगेडियर से या एक ऑर्डिनरी मिली ऑफिसर ऑफ हायर रैंक से। अलबत्ता उन्हें ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिली, लेकिन ही अचीव मोर देन व्हाट अदर पीपल डिड। So other people went for fame, they went for promotions, they went for superficial stuff, but John Boyd went for real accomplishments. तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है डोंट कंफ्यूज अपीयरेंसेस विद accomplishments. सो ऑथर सेज कि आपने अपीयरेंसेस को accomplishment के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ऑथर सेज कि हमारे पास बहुत दफ़ा ऐसा होता है लाइफ में कि लोग जो है वो अपनी सक्सेस को मेजर कर रहे होते हैं बाय द नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स दे हैव, बाय द नंबर ऑफ़ लाइक्स दे गेट, बाय द रैंक दे हैव, एंड मैनी अ टाइम्स अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। लाइक पीपल गेट प्रमोशन, लेकिन इन एक्चुअल दे आर नॉट डिजर्विंग ऑफ दोज प्रमोशंस. That is just a superficial thing. In actual, those people have not achieved the real thing. They have only went for limelight and they have only went for superficial stuff. So basically I want to relate it to something that I have experienced myself as well, कि FSC और मैट्रिक लेवल पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन क्रिएट किया जाता है, और जो साइंसेस के स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। और वो स्टूडेंट जिनके FSC और मैट्रिक के अंदर ग्रेड ज़्यादा आते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, वो सुपीरियर फील कर रहे होते हैं बाकियों से। हालांकि इन एक्चुअल उनके मार्क्स ज़्यादा आने से उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता, उनकी सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर हुई होती हैं और उनकी क्रैमिंग एबिलिटी बेहतर हुई होती है। इन एक्चुअल लर्निंग बहुत कम होती है। तो दैट इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल के वेयर appearances are really deceptive, and don't confuse appearances for accomplishments. So when I went to university, I observed कि जो A levels और O levels बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स थे, उनके कॉन्सेप्ट्स हम FSC और मैट्रिक वालों से बहुत बेहतर थे। हालांकि मेरे मार्क्स मेरे क्लासमेट के मार्क्स से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स मेरे कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। आई एम नॉट सेइंग कि जो FSC और मैट्रिक के लोग होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है
क्योंकि सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, उन्हें आंसर्स याद हो चुके होते हैं बच्चों को, और सेम चीज़ को बस वो क्रैम कर रहे होते हैं। इवन द सेम इज़ द केस फॉर मैथमेटिक्स एज वेल। मैथमेटिक्स के अंदर भी क्वेश्चंस के आंसर क्रैम हुए होते हैं और सेम क्वेश्चन ओवरऑल रिपीट हो रहे होते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। सो दिस वॉज द सेकेंड लेसन एंड द थर्ड लेसन इज़ फाइंड एंड डिफ़ाइन योर पर्पस। जब आपको अपना पर्पस पता लग जाएगा तो आपके लिए ये फ़ैसला बहुत आसान हो जाएगा कि यू वांट टू बी समथिंग और यू वांट टू डू समथिंग। जब आपके पास आपका पर्पस क्लियर होगा तो चीज़ें आपके लिए आसान भी हो जाएंगी और मुश्किल भी हो जाएंगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो चीज़ें आसान इसलिए होंगी क्योंकि आपका पर्पस तो आपके लिए डिफ़ाइंड है, तो जो बाकी चॉइसेस होंगी वो इन एक्चुअल आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस बन जाएंगी। मतलब ये कि आपके लिए बहुत क्लियर होगा और आपके पास अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर काफ़ी कम होगा कि आपको ये चीज़ चूज़ करनी चाहिए या ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि यू आर ऑलरेडी क्लियर अबाउट द पर्पस। सो you can easily discard other extra choices that are actually distractions in your path. So basically आपके लिए ये चीज़ हार्ड क्यों होगी? जब आपको पता है कि आपने क्या करना है, तो हार्ड ये इस एस्पेक्ट में है कि आपके लिए जब हाईली रिवॉर्डिंग और ग्रेटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो आपको उन्हें एवेल्यूएट करना है अगेंस्ट स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि क्या ये चीज़ें आपको डाइवर्ट तो नहीं कर रही आपके पर्पस से। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से क्या मुझे वो चीज़ मिल रही है जो मैं चाहता हूँ, या इट्स समथिंग दैट इज़ डाइवर्टिंग मी फ्रॉम माई पाथ और फ्रॉम माई गोल। सो आज का जो हमारा वीडियो था वो इतना ही था। इसमें हमने 6 मेन इंपॉर्टेंट लेसन्स देखे। आई होप दैट यू गाइज हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।